डेट है आज 24 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कैरीकॉम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है। कैरीकॉम की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें हमारे इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि विदेश मंत्री हैं जो। और इसको चेयर किसने किया, यानी कि इसके अभी जो मीटिंग थी उसको प्रिसाइड किसने किया, अध्यक्ष कौन थे। देखो, इंडिया और जमैका दोनों कंट्री इसके रहे चेयरपर्सन, यानी कि होस्ट किया इन्होंने। इंडिया की तरफ से इंडिया के विदेश मंत्री और जमैका की तरफ से जमैका के विदेश मंत्री। और चौथी मीटिंग हुई है ये इंडिया और कैरीकॉम की। मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, इसमें विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। जो कैरीकॉम है इसका मतलब है कैरिबियन कम्युनिटी। कैरिबियन कम्युनिटी देखो यहाँ मैप पे देखो आप, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये जो कैरिबियन सी आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास की ये छोटी छोटी देखो आइलैंड कंट्री हैं, इनको बोलते हैं कैरिबियन कंट्री। तो इन्होंने मिलकर ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। आपस में ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा सकें, आपस में कोऑपरेशन कर सकें कि ट्रेड बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है इंडिया के साथ और चौथी मीटिंग हुई है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटीग्रेशन मूवमेंट है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, कैरीकॉम कम्युनिटी या कैरिबियन कम्युनिटी बोल सकते हो। जो कैरिबियन कंट्रीज हैं आपस में देखो कोऑपरेशन करती हैं और 1973 में बनाया गया था इसको। एक ट्रीटी आई थी इसके रिगार्डिंग, ट्रीटी ऑफ चगोरामस। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, चगुआरामस, ट्रीटी ऑफ चगुआरामस, यानी कि एक संधि हुई थी इन कंट्रीज के बीच में और तब 1973 में बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। तब इसका नाम था कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन्स मार्केट। बाद में इसका नाम रख दिया कैरिबियन कम्युनिटी, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। मेन पर्पज क्या है इसका, मेन जो उद्देश्य है इसका यही है कि आपस में जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनका आपस में कोऑपरेशन रहे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, जो भी इनको बेनिफिट हो रहा है ट्रेड करने से, आर्थिक जो कोऑपरेशन करने से, वो सब में इक्विटेबली मतलब इक्विटेबली शेयर किया जाए, समान रूप से सब में बांटा जाए और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेट किया जाए। इनकी देखो सारी जो कंट्री हैं इसमें कैरिबियन कम्युनिटी में, उसके जो भी मेंबर कंट्री हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी है जो एक सी रहे कि किस कंट्री से इनको व्यापार करना है, किस कंट्री के साथ इनको स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप करनी है। तो इनकी जो विदेश नीति है वो एक रहे, कोऑर्डिनेट रहे। ये इसके मेन उद्देश्य हैं। मेंबर कौन कौन है इसके, देखो इसके सदस्य 15 मेंबर हैं, वही कैरिबियन कंट्रीज जो हैं वो 15 कंट्रीज। लेकिन आपको इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम आपको याद होंगे भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर याद रख लो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका। इसका हेडक्वार्टर है जो, या सेक्रेटेरिएट बोल सकते हो, गुआना कंट्री है यहीं पे। गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके देखो चेयरमैनशिप है जो हर 6 महीने में रोटेट होती रहती है। जो इसके 15 मेंबर हैं, 15 में से एक मेंबर के पास अभी है, फिर दूसरे मेंबर के पास 6 महीने के बाद आ जाएगी इसकी चेयरमैनशिप, यानी कि अध्यक्षता। इस तरह से रोटेट करती रहती है। जो इसके हेड होते हैं सेक्रेटेरिएट के, या इस कम्युनिटी है जो कैरिबियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड, उसे बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोलते हैं इसे। ये हेड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। 2007 में देखो इसने अपने लिए कोर्ट भी बनाया जिसका नाम रखा कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है कैरिबियन कम्युनिटी के लिए, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है कैरीकॉम, इसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके लिए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील का काम करता है ये कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 2007 में बनाया गया था। तो यही था इसके बारे में। और देखो ये कोर्ट ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, व्यापार से रिलेटेड जो विवाद हैं, झगड़े हैं एक दूसरे कंट्री के बीच में, यही जो कैरिबियन कंट्री हैं उनके बीच में ये विवाद को सुलझाता है और फाइनल अपील जाती है। इसके बाद कहीं और अपील नहीं जा सकती इनकी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन आप जानते हो, तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। क्या काम करती है ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारा देश है वो भी विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री। तो इन कंट्रीज में जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है,
उसमें पॉवर्टी यानी कि गरीबी और हंगर भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आईफेड है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसा इसके नाम में फंड है, ये फंड भी प्रोवाइड करती है, ग्रांट देती है, असिस्टेंस, लोन भी प्रोवाइड करती है। ये कोई प्रोजेक्ट चला रहा है हंगर को ख़त्म करने के लिए या फूड सिक्योरिटी के लिए, रूरल एरियाज़ में फूड सिक्योरिटी के लिए कोई प्रोजेक्ट चला रहा है तो उसके लिए काम करती है, उसको लोन भी प्रोवाइड करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या ग्रांट भी, अनुदान देती है, दान करती है। और रूरल एरियाज़ में रूरल पीपल हैं जो, उनको फूड सिक्योरिटी दी जाए इसके लिए काम करती है। उनकी फैमिली के लिए न्यूट्रिशन डाइट हो, पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए काम करती है। इस वजह से ऐसे प्रोजेक्ट जो चल रहे होते हैं उनको ग्रांट यानी कि अनुदान और लो इंटरेस्ट लोन देती है, कम ब्याज दर पे उनको ऋण देती है, लोन देती है। जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है ऐसे जो रिमोट एरियाज में चलाए जा रहे हैं, यानी कि दूर दराज के इलाके या पहाड़ी इलाके, जो ऐसे एरियाज है जो इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल लोकेशन है जिनकी, या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में चलाए जा रहे हैं, या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में चलाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे कंट्री जो छोटे हैं, गरीब हैं, या आइलैंड कंट्री हैं, मतलब जैसे यही कैरिबियन कंट्री, आइलैंड कंट्री, छोटे छोटे कंट्री है, तो ऐसे कंट्रीज़ में ये अनुदान करती है, यानी कि दान देती है, ग्रांट देती है और लोन प्रोवाइड करती है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। ये रूरल इकोनॉमीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करती है ताकि वहाँ पे फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाए, यानी कि फूड सिस्टम उपलब्ध हो, सबके लिए फूड सिक्योरिटी हो। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका ही मेंबर है ये आईफेड, और 1977 में इसको बनाया गया था। जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये रिजोल्यूशन लेके आई थी 1977 में, तब इसको बनाया गया था आईफेड को, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तब इसको बनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो संस्था है जो 1945 में बनाई गई थी, इसके 6 अंग है, ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में। 6 अंग के बारे में आप जानते हो, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएनएससी एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एक आपका सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, एक आपका इकोसॉक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये 6 इसके ऑर्गन है, उनमें से ये यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने रेजोल्यूशन लाके 1977 में आईफेड को बनाया था। आईफेड का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो रोम में है, इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे है। इसके मेंबर कौन है? 177 कंट्री इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, तो ये याद रखना है, इंडिया भी मेंबर है। इसके जो डिसीजन लेता है आईफेड में, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। ये 3 साल में एक बार मिलती है। इसने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया आईफेड ने, इस वजह से न्यूज में थी। उस प्रोग्राम का नाम है इनहेंस्ड लिंकेजेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स इनिशिएटिव। तो ये लॉन्च किया है ताकि फूड सिक्योरिटी उपलब्ध की जा सके पूरे वर्ल्ड वाइड डेवलपिंग कंट्रीज़ में, रूरल एरियाज़ में, रूरल पीपल के लिए, और वहाँ पे फूड सिक्योरिटी के साथ साथ यानी कि गरीबी को घटाया जा सके और भुखमरी को मिटाया जा सके। इसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, इसलिए अभी न्यूज में आया। नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम कार्बाइड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कैल्शियम कार्बाइड के लिए अभी डायरेक्शन जारी किए हैं, यानी कि जो फसई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देखो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांवैधिक संस्था, क्योंकि 2006 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके फसई एक्ट पास किया था 2006 में, तब इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी कहा है सारे स्टेट के कमिश्नर और यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर से कि भाई साहब जो डायरेक्शन है इस कैल्शियम कार्बाइड के अगेंस्ट उसको आप लागू करो, क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल है। ये जो फल होते हैं ना, कच्चे फल, उनको पकाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट है ये। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग यानी कि फलों को पकाने के लिए ये एक केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। इसे कॉमन नाम से, मसाला के नाम से भी जानते हैं कॉमन भाषा में। कच्चे फलों को पकाने के लिए, जैसे मान लो कच्चे केले तोड़ लेते हैं, उन्हें एक कमरे में बंद करके रखते हैं, वहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड रख देते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड की वजह से यहाँ से गैस भी निकलती है एक इसमें से,
और ये जो एजेंट है, केमिकल है, इसकी वजह से वो फल कच्चे हैं जो पक जाते हैं। लेकिन इसका ना नुकसान बहुत होता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इस पे बैन लगा रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। इसलिए फसाई ने गाइडलाइंस जारी की है कि इसका यूज को रोका जाए। और कैसे बनाया जाता है ये कैल्शियम कार्बाइड? देखो, लाइम और कार्बन को मिक्स करके 2000 से लेके 2100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसको गर्म किया जाता है, तब ये बनाया जाता है। और देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, नियम है 2011 के, नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011। इसके द्वारा ये जो कैल्शियम कार्बाइड है हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड है, रोका गया है, इसको बैन लगाया गया है। ये देखो, माइनिंग और मेटल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज होता है, जो खदानें होती हैं उसमें भी यूज होता है। और ये एसिटाइलाइन गैस बनाने के लिए भी यूज होता है। और ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, एसिटाइलिन गैस इससे रिलीज होती है, और इस गैस की वजह से जो फ्रूट हैं वो पक जाते हैं, लेकिन इसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जान लेते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग। मतलब देखो, जब फल अगर पेड़ में लगा रहे और पेड़ में लगने के बाद वो पके तो वो नेचुरल राइपनिंग हो गया, यानी कि प्राकृतिक रूप से पक रहा है। आर्टिफिशियल राइपनिंग का मतलब पेड़ में से कच्चा फल तोड़ लिया और उसे हम पका रहे हैं किसी आर्टिफिशियल एजेंट की मदद से, तो उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है, और ये फ्रूट को पेड़ में पकने से पहले तोड़ लिया जाता है और फिर उसे पकाया जाता है। इसकी वजह से देखो, उस फ्रूट की लाइफ है ना, जो वो लाइफ भी बढ़ जाती है, लॉन्गर सेल्फ लाइफ हो जाती है। ये एक फ़ायदा होता है इससे। लेकिन इस केमिकल की वजह से जो पकाया जाता है इससे नुकसान होते हैं, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 में भी पूछा जा सकता है। देखो, आप सबको पता है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए एनसीईआरटी को कि वो बहुत सारे चैप्टर हैं उनको हटाया जाए और उसमें कुछ इवोल्यूशन किया जाए, यानी कि किताब हैं जो उसमें सिलेबस को चेंज किया जा रहा है। और उसमें से एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 9th का और क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको भी हटाया जा रहा है। डार्विन ने देखो एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिन्होंने एक ये सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसको हटाया जा रहा है क्लास 9 की और 10th की बुक में से। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 1800 साइंटिस्ट ने या टीचर हैं, एजुकेटर हैं, साइंस पॉपुलराइजर्स हैं, उन्होंने लेटर लिखा है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हमारे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुक वगैरह छापती है, एनसीईआरटी बुक। तो ये एनसीईआरटी को लेटर लिखा है इतने 1800 साइंटिस्ट वगैरह ने, टीचर वगैरह ने मिलके, कि जो ये डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसको किताबों से ना हटाया जाए। तो अब आगे देखो, एनसीईआरटी माने ना माने, सेंट्रल गवर्नमेंट माने ना माने इस लेटर को, तो वो आगे देखने की बात होगी। लेकिन अभी जान लेते हैं हम ये डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है क्या। ये देखो, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसका ये मानना है कि जो मानव है, अब का जो मानव है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ था वो इस तरह से हुआ था। पहले देखो, इस तरह से बंदर की तरह मानव था, बंदर से इवोल्यूशन हुआ, इस तरह बनता चला गया और फिर ये मानव बन गया। जो डार्विन है उसने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में यही डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म से, किस तरह से ये जो मॉडर्न मैन है किस तरह से बना। ये जनरेशन टू जनरेशन इसमें कुछ इवोल्यूशन होता गया, कुछ फिजिकल और बिहेवियरल जो इसकी विशेषताएं थी, ट्रेट्स थी, वो चेंज होती गई, और जिसकी वजह से ये आज का मॉडर्न मानव बना। इसने, डार्विन ने देखो नेचुरल सिलेक्शन, इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो इसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। किस तरह से होता है ये नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन, किस तरह से हुआ? देखो, पहले जो इंडिविजुअल थे उनमें कुछ विशेषताएं थी, और जिस तरह के वो इन्वायरमेंट में रहते थे, पर्यावरण में रहते थे, उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल लिया, अडेप्ट कर लिया, और फिर उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हुए। ऑफस्प्रिंग मतलब बहुत सारे बच्चे हुए, उनमें बच्चों में अपने माता पिता से कुछ ट्रेट आई, विशेषताएं आई, और वो समय पे जब उनकी जनरेशन चेंज हुई, फिर इनके बच्चे हुए, तो उनमें कुछ विशेषताएं और चेंज हो गई। और बहुत ज़्यादा जो देखो अडेप्टेबल थे, उन्होंने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, उनमें चेंज होते गए। लेकिन जो बहुत लेस अडेप्टिव थे, जो यानी कि अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ढाल पाए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जो अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाल पाए तो वो सर्वाइव कर पाए, जीवित रह पाए, और उनकी जो विशेषताएं थी, ट्रेट, वो जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज होती गई। ओवर द टाइम ये हुआ कि उनके ट्रेट्स हैं वो चेंज होते होते ये इवॉल्व हो गया और पॉपुलेशन चेंज होती चलेगी। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है,
वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो हेरिटेबल वेरिएशन है वो होते चले गए, और होने के बाद इस तरह से जेनेटिकली डाइवर्स होते चला गया स्पीसीज, और इस तरह से उन्होंने अपने जो कॉमन एंसेस्टर थे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे, उनसे भी कुछ गुण आए, उनमें जीन आए, और वो चेंज होते चले गए इन्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरह से ये मानव का इवोल्यूशन हुआ। ये कहती है डार्विन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है जो। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपटामर्स। अपटामर्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी। कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखो अभी रिसेंटली ये अपटामर के बेस्ड पे, जो डीएनए अपटामर होता है उसके आधार पे एक इलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर बनाया है। सेंसर क्या होता है? सेंसर देखो, जैसे आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, उसके सामने एक लाइट सी जलती है, वो सेंसर होता है। या आपके फ़ोन में जो सेंसर लगा होता है, जैसे आप फ़ोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे क्लिक कर देते हो, तो अगर आप ज़्यादा लाइट में, धूप में निकलते हो, तो आपकी जो फ़ोन की ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है डिस्प्ले की, और अगर आप अंधेरे में आते हो तो वो घट जाती है। तो ये सेंसर की वजह से होता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर डेवलप किया है जो डीएनए अपटामर पे बेस्ड है। तो ये डीएनए अपटामर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है, और इसका फ़ायदा क्या होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर बनाए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर हैं ये क्या है? देखो, बायोमार्कर है ना, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। और बायोमार्कर क्या होते हैं? देखो, ये ब्लड में होते हैं, खून में होते हैं, या और जो बॉडी फ्लड होता है हमारा, फ्लड में देखो, फ्लड में आपका लिक्विड भी आता है, तरल पदार्थ, या गैस भी आता है, उसे बोलते हैं फ्लड। या लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो बॉडी का जो फ्लड है या ब्लड सैंपल है, उसमें बायोमार्कर पाए जाते हैं। बायोमार्कर ये समझ लो एक तरह से मॉलिक्यूल है जिनकी वजह से हम आदमी की कुछ बीमारी या डिसीज उसको पता लगा सकते हैं, या उसमें कुछ और नई ट्रेट्स जनरेट हुई हैं उसका पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डीएनए अपटामर्स हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं बायोमार्कर को। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं अपटामर्स। ये देखो, आपने डीएनए के बारे में तो सुना ही होगा, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं। तो ये क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना होता है। ये समझ लो डबल लेयर, इस तरह से डबल लेयर होती है। लेकिन जो ये अपटामर होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये जो देख रहे हो एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन, ये एक लाइन, तो ये वन लेयर यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। मतलब डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड, और शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ये देखो, अपने टारगेट में जाके बाइंड हो सकते हैं, मतलब चिपक सकते हैं। जैसे प्रोटीन से चिपक सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं, पेप्टाइड से, कार्बोहाइड्रेट से, या कोई और मॉलिक्यूल से बॉडी में, या टॉक्सिन से, या लाइव सेल्स होती हैं उससे चिपक सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। और ऐसा एज्यूम किया जाता है एप्टामर्स सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं ये। और ये देखो, एंटीबॉडी की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में, प्रतिरोधक क्षमता है ये, यानी कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बॉडी को जब कोई डिसीज हो जाती है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी लड़ रही होती है उस डिसीज से। तो ये अपटामर एंटीबॉडी की तरह भी यूज हो सकते हैं, और थेरेपी में भी यूज हो सकते हैं। कुछ बीमारी को डायग्नोस्टिक करने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए यूज हो सकते हैं ये अपटामर्स। तो ये देखो, नैनो पार्टिकल की तरह भी काम करते हैं अपटामर्स, क्वांटम डॉट्स की तरह या नैनो पार्टिकल की तरह। अपटामर देखो, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए, या बीमारी को ठीक करने के लिए, या कोई भी पैथोजन है, कोई ऐसा रोगाणु है जो हमारी बॉडी में जाके हमें बीमार कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, इनका पता लगाने के लिए भी अपटामर्स का यूज हो सकता है। तो बायोमार्कर्स क्या हैं ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड में भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी का फ्लड में हो सकते हैं, किसी टिश्यू में हो सकते हैं, टिश्यू मतलब उत्तक। तो ये बताते हैं कि हमारी बॉडी की कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ है, नहीं है, बीमारी है, उसका पता लगाया जा सकता है। और इसका पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज भी किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है किसी डिसीज़ का या किसी कंडीशन का। तो यही था अपटामर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, केरल ने वाटर बजट अडॉप्ट किया है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसए में अगर कोई मान लो वाटर से रिलेटेड टॉपिक आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आता है, उसमें यूज कर सकते हो आप। या जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है वाटर से रिलेटेड टॉपिक, हर बार ही आता है वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो ये केरल है जो इंडिया में पहला राज्य बन गया है जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। वाटर बजट इसलिए किया है, ये एक तरह से सॉल्यूशन देगा, हल देगा वाटर स्कार्सिटी के लिए। स्कार्सिटी का मतलब होता है डर्थ, कमी, शॉर्टेज। तो पानी की जो कमी है समर मंथ के दौरान, गर्मी के दौरान जो पानी की कमी हो जाती है, उसे पानी की कमी को दूर करने के लिए और पानी को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक तरीका है वाटर बजट।
तो वाटर बजट एक तरह से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इसमें कितना वाटर उपलब्ध है किस एरिया में उसका पता लगाया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है, और फिर उस वाटर को डिफरेंट सेक्टर में कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये है वाटर बजट। इसके फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट? देखो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सकेगा वाटर यूज के लिए कि कितना पानी कहाँ पे यूज करना है, किस एरियाज में वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की कमी किस एरिया में है, ये पता लगाया जा सकेगा। और पानी को इक्विटेबल तरीके से समान रूप से बांटा जा सकेगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा, और लोगों को अवेयर किया जा सकेगा, जागरूक किया जा सकेगा कि वाटर का भाई साहब आप प्रॉपर तरीके से यूज करो, वेस्ट ना करो वाटर को, और वेस्टेज को अवॉइड करो। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी, और 1 में भी पूछा जा सकता है आपका आर्ट एंड कल्चर में। ये देखो, अभी 2 दिन का ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ था 20 और 21 अप्रैल को, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इसलिए यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया और उसका नाम रख दिया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन या दिल्ली घोषणा पत्र, हिंदी में बोल सकते हो आप। तो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, और फिर ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम ऑलरेडी 3-4 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के बारे में, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या रखा है। ये देखो, जो घोषणा पत्र है जो ये, इसमें ये जारी किया है कि यूनिवर्सल पीस हासिल करने के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित रहे, इस पीस को हासिल करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं कि बुद्धिस्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है या बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड अपनाया जाए, एक दूसरी कंट्री में हार्मनी हो, शांति स्थापित हो। जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड यानी कि बुद्ध धम्मा है, बुद्धा की फिलॉसफी है, उससे रिलेटेड जो उसका सिद्धांत है या बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको पूरे वर्ल्ड वाइड उनको अपनाया जाए। इंटरफेथ डायलॉग है, जो हार्मनी है, यूनिवर्सल पीस, इसको गाइड कर सकेंगे बुद्धा की फिलॉसफी के द्वारा। जो कंट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, वो देखो कॉन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड के बीच में या पुअर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, या वॉयलेंस होती है, हिंसा होती है, वार होता है, इसको अवॉइड किया जाए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए बुद्धा की फिलॉसफी के द्वारा। माइंडफुलनेस को प्रमोट किया जाए, जो साइट्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो पवित्र साइट्स हैं, स्थल हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। ये इस तरह से रिकमेंडेशन देता है कि एजुकेशन में भी बुद्धा की वैल्यू को अपनाया जाए और यूथ में एक सही करेक्टर डेवलप किया जाए, एटीट्यूड चेंज किया जाए नेचर के प्रति भी। यह बुद्धिस्ट जो पिलग्रिमेज है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो तीर्थ स्थान है, उनको भी रिकॉग्नाइज करता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करता है ये डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है। तो यही था डिक्लेरेशन के बारे में। अब जान लेते हैं ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के बारे में। हमारे इंडिया में हुआ था न्यू दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था, 20 से 21 अप्रैल को हुआ था ये न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन इसने कंडक्ट कराया था। टारगेट क्या है इसका? टारगेट ये है, देखो, इंडिया और इंडिया से अलावा जो दूसरी कंट्री हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म अपनाया जाता है, तो उन कंट्रीज के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो, ताकि बुद्धिज्म की फिलॉसफी को आगे भी बढ़ाया जा सके और एक दूसरी कंट्री में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हो, हार्मनी हो और आपस में कोऑपरेशन भी हो। इसलिए कल्चरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए ये समिट कराया गया। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, ये कुछ टर्म थी न्यूज में, न्यूज़पेपर से मैंने उठाई हैं, वैसे तो सारे टॉपिक न्यूज़पेपर की हैं, तो ये टर्म है, बहुत बार न्यूज़ में रहती है, पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये क्या होता है? देखो, मान लो कोई एक कंपनी है, मान लो यहाँ पे एक कंपनी है, मान लो विदेश की कंपनी है, कोई किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो आप। मान लो एप्पल के अभी स्टोर खुले हैं, तो नए खुले हैं, कुछ पुरानी कंपनी मान लो आप, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ये ब्रिटेन की कंपनी है जैसे। तो ये जो कंपनी हमारे यहाँ पे व्यापार करती है, ट्रेड करती है, या यहाँ पे कंपनी बनाई हुई है, अपना प्रोडक्ट बेचती है। अब यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट बेचेगी तो इसे क्या है, टैक्स देना पड़ेगा जितना बेचेगी। लेकिन क्या होता है, ये जितना यहाँ पे कमाया होता है, ये ना अपने जो, मान लो कोई प्रोडक्ट है उसको ना दूसरे अपनी ब्रांच में बेच देगी। मतलब मान लो हिंदुस्तान लीवर की हमारे इंडिया में एक कंपनी है, इसकी एक कोई मलेशिया में होगी कंपनी, मलेशिया में,
तो ये अपनी ही सब्सिडायरी कंपनी है उसको बेच देगी। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है ये किसको दिखा देती है, अपनी दूसरी कंपनी को। क्यों दिखा देती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट को बेचेगी तो इसको क्या है ना, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मान लो ऐसी कंट्री है जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं जिनको, जहाँ पे कम टैक्स लगता है, तो वहाँ पे बेच देगी तो इनको कम टैक्स देना बचेगा, टैक्स से बच जाती हैं। तो ये क्या है, प्राइस को ट्रांसफ़र कर देती हैं, यानी कि कम कीमत में बेच देती हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ पे जब ये बेचा जाता है तो उतने ही दाम में बेचा जाएगा और इससे टैक्स बचाया जा सकेगा। इस तरह से क्या करती हैं, इनके जानकार कंपनी होती हैं, एक कंपनी का कोई जानकार है और वो गुड्स सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, बेच सकती हैं अपनी दूसरी कंपनी में। जिस प्राइस पे वो बेचती हैं उस प्राइस को ही बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब जानते हैं आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है। ये प्राइस ऐसा होता है, इसमें कोई कंपनी है, कोई भी बायर है या सेलर है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, यानी कि उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऊपर क्या था, एक इसी कंपनी की दूसरी कंपनी थी, सब्सिडायरी कंपनी दूसरे देश में, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी कंपनी को जानते नहीं है। तो वो जब बेचें, यहाँ पे कोई कंपनी है इंडिया में, कोई दूसरे कंट्री को बेचे बिना जाने, नहीं जानती उसे, ना तो उसकी जानकारी की कंपनी है ना उसकी कोई ब्रांच है, दूसरी कंपनी को बेच रही है, तो किसी प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे वो बेचेगी बिना किसी रिलेशनशिप के, उस प्राइस को आर्म लेंथ प्राइस बोलते हैं। तो बस इतना याद रखना, दोनों में फ़र्क क्या है, एक में जानते हैं दूसरे में नहीं जानते हैं किसी कंपनी को जब बेच रहे हैं, और जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उस प्राइस को ही बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस या ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रयाग प्लेटफॉर्म। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। देखो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसने ये लॉन्च किया प्रयाग प्लेटफॉर्म। ये काम क्या करेगा, ये काम ये करेगा, इससे मॉनिटरिंग की जा सकेगी प्रोजेक्ट के बारे में, जो रिवर वाटर क्वालिटी के प्रोजेक्ट हैं, जैसे गंगा नदी के आसपास गंगा नदी के पानी को स्वस्थ करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए, क्लीन करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट ने कितना डेवलपमेंट किया, कितना अपना टारगेट अचीव किया, ये सब मॉनिटरिंग की जा सकेगी इस प्रयाग प्लेटफॉर्म के जरिए। तो इसकी देखो अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये मिशन चला रखा है गंगा को क्लीन करने के लिए। इसके मीटिंग हुई थी, एम्पावर टास्क फोर्स है इसकी, कुछ मेंबर हैं, उनकी 11वीं मीटिंग हुई थी, उसके दौरान जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इस प्रयाग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना किसने लॉन्च किया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, और टारगेट क्या है, मॉनिटरिंग करना रिवर वाटर क्वालिटी की। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके बारे में जानते हैं। पहले इस प्रयाग की फुल फॉर्म देख लो, प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड देयर ट्राइब्यूटरी, यानी कि गंगा यमुना और उनकी ट्राइब्यूटरी नदी हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगा ये, यानी कि वहाँ पे पानी को स्वस्थ करने के लिए कितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और कितने उनका अचीवमेंट हुआ है उनके गोल का, ये सब मॉनिटरिंग करेगा। अब जान लेते हैं थोड़ा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। 2011 में लॉन्च किया था ये मिशन, जैसा इसके नाम में क्लीन गंगा, गंगा को स्वस्थ करने के लिए, गंगा के पानी को साफ करने के लिए लॉन्च किया था। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह काम करता है ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें क्या है, जो भी ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं गंगा के आसपास या गंगा की जो ट्राइब्यूटरी नदी हैं, सहायक नदियाँ, उनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उनको बूस्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो पॉल्यूशन पॉइंट हैं उनको कम करना, वाटर क्वालिटी का जो फ्लो है नेचुरल फ्लो उसमें कोई वेरिएशन ना हो सके इसको देखभाल करना, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर है उसको रिस्टोर करना, गंगा या उसकी ट्राइब्यूटरी है उनके बेसिन को मेंटेन करना। और ये मिशन कौन इम्प्लीमेंट करता है, लागू कौन करता है इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, ये लागू करता है नेशनल गंगा काउंसिल। ये 2016 में बनाई गई थी और किसके जरिए, देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षित कानून है जो 1986 का, उसके द्वारा ये बनाई गई थी नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में। इसको हेड कौन करता है, खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं, यानी कि इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं नेशनल गंगा काउंसिल के। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। जैसे देखो कुछ ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर के आपको नाम याद होने चाहिए। ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तराखंड में हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं, एक है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ग्लेशियर तो आप जानते हो हिंदी में हिमनद या हिमनद बोलते हैं, हिमनद मतलब बर्फ़ के पहाड़ जमे हुए हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो ये पिंडारी ग्लेशियर्स उत्तराखंड में है, पिंडारी ग्लेशियर। एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा निकलती है। एक है मिलम ग्लेशियर,
मिलम ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। एक है आपका सतोपंथ, SATOPANTH, सतोपंथ ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। एक है आपका नामिक ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। तो ये कुछ ग्लेशियर न्यूज में थे। एक गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? गांधी सागर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान बॉर्डर पे मध्य प्रदेश में है। एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यूज में था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। आर्काइव्स का मतलब होता है ऐतिहासिक शिलालेख या ऐतिहासिक अभिलेख या लेखागार बोल सकते हैं, ऐतिहासिक लेखागार या अभिलेख। तो ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनाई गई थी? 1891 में बनाई गई थी, जब ये कलकत्ता में बनाई गई थी। लेकिन अब ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में 1891 में आज़ादी से पहले बनाई गई थी। किसके अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर अटैच्ड ऑफिस की तरह काम करती है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? आर्काइव्स में बुक वगैरह रखी रहती हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक जो लेखागार है वो रखे रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन करती है ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।